ये क्लास आपकी सीडीपी क्लास होने वाली है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने 28 दिसंबर 2022 का सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके 15 क्वेश्चन मैं सीडीपी करा दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको कराया था, एक ही क्वेश्चन समझा कराया था। तो उसी आधार पे हम इस 15 क्वेश्चन और जो बचे हुए शेष हमको यहाँ ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। और मैं हमेशा की तरफ फिर से कहूँगा कि जो भी लोग चैनल पे नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और क्लास अच्छा लगे प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा और इस क्लास को भी शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप एंड तक देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है 16वें नंबर के रूप में दिया है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। जैसे समझिएगा, जैसे एक पूर्ण रूप से जो क्लास जो शिक्षार्थियों से भरी हुई है उसमें शिक्षिका यानी कि टीचर जो है उसका क्या रोल है, हमें उसको ऑप्शन थ्रू बताना। तो पहला हमारा क्या है कि बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। क्या ये आपके नज़र में इम्पॉर्टेंट है? अगर है तो हाँ यस करिए। बी है क्या केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी है आपका कि बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के अनुसार, अकादमिक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एकेडमिक कहते हैं, क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। और बात करेंगे, देखिए पृथक्करण करना, पहचानना और पृथक्करण करना जो है उनके अकादमिक आधार क्षमता पे आप नहीं कर पाएंगे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर बात करेंगे डी वाले की, तो दिया है कि खास ज़रूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अगले संकाय में पढ़ाया जाए। तो ये किसी भी लेवल पे संभव नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ आप ए वाले ऑप्शन को जब देखेंगे गौर से तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे। दिया है कि बच्चों में विविध ज़रूरतों को पता लगाना व उनका ख्याल रखना एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की प्रमुख भूमिका यही अदा करती है। अब बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, विविध समूह के विद्यार्थी यानी कि कई समूह के, कई ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके टीचिंग के लिए एक टीचर को यानी कि फीमेल टीचर को क्या ध्यान में रखकर शिक्षा अपनी देनी चाहिए। तो पहला कथन है आपका कि सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना यानी कि सभी छात्रों को एक्सेप्ट करना व सम्मान देना और रिस्पेक्ट करना। दूसरा क्या है कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। फिर बात करेंगे थर्ड की, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। देखिए सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना ये आप एक तरह से मानिए तो ये मस्ट है, ठीक है, थर्ड आपको रखना पड़ेगा। फिर बात करेंगे आप चौथे की, तो चौथा में क्या दिया है कि अप्रत्यक्ष निर्देश देना। तो अप्रत्यक्ष निर्देश क्या, आप टीचर होने के साथ ये चीज़ करेंगे क्या कि किसी स्टूडेंट्स के माध्यम से थर्ड पर्सन को किसी को मैसेज देंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप जब भी देंगे प्रत्यक्ष रूप से निर्देश देंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है ये कथन गलत है। पाँचवें की बात करेंगे, तो विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है आपका। अगर स्वायत्तता आप नहीं देंगे तो कोई चीज़ सीख नहीं पाएंगे ना, और लचीलापन बिल्कुल, ताकि कोई गलती करे तो उनको आप समझा सकें। तो इस तरह आप देखिए कि पहला, तीसरा और पांचवा किस ऑप्शन में है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह सी वाला आपका ऑप्शन है ये पूरा सही होगा। देखिए मैं पूरा समझा के कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि सीडीपी जो है इस बार आप जितने क्वेश्चन मेरे चैनल के माध्यम से करें वो आपके फंसे ना, जितने आएँ उनको बेहद अच्छे तरीके से आप करके एग्जाम में आइए। देखिए 18वां क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे 18वां क्वेश्चन थोड़ा मैं अच्छे से कुछ चीज़ें जो इसमें कम हो गई हैं उसको मैं पढ़ रहा हूँ। दिया क्या है कि एक विद्यार्थी जिससे दृष्टिबाधित है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को, जैसे यहाँ से देखिए तो एडिटिंग थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ से आप पढ़िए। एक विद्यार्थी जिससे दृष्टिबाधित है कि विशिष्ट ज़रूरतों को अब क्या करना चाहिए, तो उसकी ज़रूरतों को के लिए एक शिक्षक को, यहाँ की जस्ट बात आप इस लाइन को लाएंगे। किसको? इस लाइन को। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधित है या जो दृष्टिबाधित है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को, अब यहाँ जो ये पोर्शन आपका बच रहा है ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो समझिएगा, प्रस्तुतिकरण पहला ऑप्शन आपका है। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि विविध तरह के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, ए ऑप्शन। बी आपका है प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल
कई प्रकार, यहाँ देखिए कई प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे कई प्रकार हम लिख लेंगे। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सी है आपका बहुत सी मूक दिखानी चाहिए फिल्में, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, यहाँ थोड़ा कुछ उल्टा सीधा हो गया मुझसे। और डी है कि बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। आप अपने बी वाला ऑप्शन को थोड़ा ध्यान देंगे, दिया है इसमें, यहाँ कई मैंने बोला है तो कई प्रकार आप लिख लीजिएगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय व हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये मैं क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए फिर से बता दिया आपको। 19वां क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। किसका है, स्वलीनता का है या अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, या डिसलेक्सिया जिसको पठन वैकल्य कहते हैं, या डिसकैलकुलिया जिसको गुणज वैकल्य कहते हैं। तो किसका उदाहरण है, आप सभी जानते हैं, ये स्वलीनता का उदाहरण है। किसका है, स्वलीनता, ऑटिज्म। किसका है, ऑटिज्म, स्वलीनता। क्या चीज़ है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती स्वलीनता का विशिष्ट अभिलक्षण है। अब बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि क्या दिया है, शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। जैसे एक टीचर है, अगर उनके सामने 5-10 बच्चे हैं तो उनको वो चिकनी मिट्टी देती हैं और कहती है कि बच्चों आपके मन में जो भी डिज़ाइन आ रही है, जो भी इमेजिन कर पा रहे हैं, उस डिज़ाइन को आप बनाइए। इसके माध्यम से वह बच्चों में किस बात का बढ़ावा दे रही है, उस बात को हमें इस ऑप्शन के थ्रू पहचानना है। सृजनात्मकता का, रटना का और सहयोग का, या अनुशासनहीनता का। तो आप जानते हैं क्रिएटिविटी का। किसका, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। अगर क्रिएटिविटी हम नहीं बनाएंगे किसी छात्र को तो वो बिल्कुल ही रट्टू तोता टाइप हो जाएगा। अब बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आपका प्रथम कथन है शारीरिक कौशल, बी है सामाजिक कौशल, सी है संज्ञानात्मक कौशल, और आपका डी है संवेगात्मक कौशल, और यानी कि 5वां है अमूर्त तर्क। तो अगर हम बात करेंगे अगर ढंग से, तो आप देखिए इसमें जो सबसे अलग वाली बात जो है अमूर्त तर्क, जो अमूर्त तर्क है, अमूर्त तर्क के बारे में जैसे होता क्या, तार्किक रूप में सोचना शुरू करता है, तो ये जो है आपका थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर इसको 5वें को हटा दें तो जहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आपका शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल है, वही बचपन के प्रारंभिक सालों में विकास पर ध्यान जो केंद्रित करना चाहिए इन्हीं सब चीज़ों पे। बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की, तो दिया है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना किसे कहते हैं। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना किसे कहते हैं, तो कैसे होता है देखिए, जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, बी है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, सी आपका है इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, या डी बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो देखिए आप अभी एक 22वें क्वेश्चन पे हैं, तो जरा बी वाला ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। दिया है कि अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। क्या है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। अन्वेषण का सेंस यहाँ से है आपका एक्सप्लोरेशन से। किससे है, एक्सप्लोरेशन से। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, ये आपका बी ऑप्शन 22वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि एक शिक्षिका एक बच्ची, अब बात करते हैं कि एक शिक्षिका के बाद एक बच्ची और कामा आ गया, जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। ये दोनों क्या है, अवधारणा जो है, एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, कि साथ मिलकर काम करती हैं, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे हमें बताना है ऑप्शन के थ्रू। तो अब चलिए बताइए, पाढ़ और शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, या प्रत्यक्ष निर्देश। तो अभी हम पिछले क्लास में, थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में हम क्वेश्चन पढ़े थे जिनमें आपका पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ भी आपका इसके फोल्डिंग जो है पार्ट PADD, ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, जो 24वां नंबर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अभिकथन आपका दिया है A नंबर का, कि एक शिक्षिका कक्षा के संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तो उदाहरण क्या शामिल करती है, अभी आपका अभिकथन हो गया, और फिर तर्क आपको दे दिया गया R, तर्क रीजन R।
तो क्या है आपका रीजन जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए आपका दे दिया है कि सही विकल्प को चुनें। तो क्या आपको लगता है कि एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एकदम डेफिनेटली ये होना ही चाहिए, क्योंकि सामाजिक चीज़ें हैं और सांस्कृतिक। तो इसमें क्या है, बच्चों को संवादात्मक बनाने के लिए आसपास के जो पर्यावरण हैं उनको शामिल करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह देखिए ए वाला आपका ऑप्शन जो है यही दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, एकदम राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो क्या उत्पन्न करेगा? पहला है आपका समस्या को सही से पहचानने का अस्पष्टता, और बी है आपका समस्या से परिभाषित करना। ठीक है, समस्या को परिभाषित करना हो जाएगा, समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, थोड़ी सी यहाँ समस्या को अस्पष्टता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अस्पष्टता, समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, ये हो जाएगा। और सी है आपका पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, और डी है आपका वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? देखिए डी वाला आपका ऑप्शन जो है इसके लिए सही चुना गया है बोर्ड की तरफ से। अब बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, जो दिया है आपका अभिकथन यानी कि असर्शन, ए दिया है। असर्शन क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा की गई गलती व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा अगर कोई गलती की जा रही है तो क्या वो शिक्षक और विद्यार्थियों की असफलता को वही दर्शाती है? अब यहाँ पे रीजन दे दिया गया, क्या रीजन दिया गया है? रीजन दिया है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। अगर आप सही ढंग से और सही तरीके से आप सोचेंगे तो कोई भी चीज़ कहीं से मैच नहीं कर रही है। आपका अभिकथन और तर्क देखिए आपका मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। अभिकथन में कहा गया कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलती व त्रुटियां शिक्षक और विद्यार्थियों की सफलता दर्शाती है, और आपके तर्क में दिया गया बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश। तो ये कहीं नहीं है आपके ऑप्शन है, और ये जब ये आपके नहीं डिपेंड है तो आपके दोनों गलत हैं, सही तो हो नहीं सकते हैं। देखिए आपके 3 ऑप्शन देखिए, ए और बी और सी। इसमें दिया है कि ए और आ दोनों सही है, बी में दिया है ए और आ दोनों सही है, सी में दिया ए सही लेकिन आर गलत है। तो बिल्कुल आपके कहीं कोई नहीं सही है। इसमें आपका डी जो ऑप्शन है, थोड़ा सा आप अगर बुद्धि का अपने प्रयोग करेंगे पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप सही कर ले जाएंगे। 27वें की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? कौन सा भाव नहीं है? यानी कि स्मृति आपका भाव नहीं है, क्रोध आपका क्या है? भय। और देखिए स्मृति क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। भावनाएं हमारे जीवन का आधार तो होती हैं, और हम सब भावनाओं से ही संचालित होते हैं। क्या होते हैं? हम सब भावनाओं से ही संचालित होते हैं। हम अपने अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं को आत्मसात करते हैं, और यह हम पर निर्भर करता है। भाव का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भाव से उथल पुथल है। देखिए खुशी, क्रोध, प्यार, भय, संतोष आदि हमारी भावनाएं ही हैं, तथा स्मृति भाव के अंतर्गत नहीं आती है। तो यही मैं आपको बार बता रहा था कि क्रोध, प्यार और भय ये तीनों आपके भाव में तो आएंगे, लेकिन आपका ये स्मृति जो है ये भाव नहीं है, ये भिन्न है भाव से। अब बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक है। प्राथमिक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों में क्या है? आंतरिक है। क्या है? आंतरिक है। देखिए ये भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, और इसको मैं समझाने थोड़ा प्रयास करूँगा। जब दिया कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को, ये पोर्शन है इसको आप गैप कर दीजिए। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? इसका हमें जवाब ऑप्शन के थ्रू देना है। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि हर विद्यार्थी के हर प्रयास की प्रशंसा करके, हर विद्यार्थी के हर प्रयास यानी कि सभी स्टूडेंट्स के सभी एफर्ट्स को हम अगर उसका प्रशंसा करते हैं, उसके प्रेस करते हैं, तो क्या इस तरह करके आप कर सकते हैं? या बी अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, यानी उनके गलत कार्य करने पे उनको दंडित करके, या सी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, यानी कि स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन बढ़ा के, या डी बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। देखिए एकदम डी वाला ऑप्शन देखिए आपका एकदम करेक्ट दिख रहा है, यहाँ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जब आप किसी को समझ के करेंगे ना तो बहुत आसानी से आएगा आपको। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, यही आपका सही तरीका है और यही आपका सही ऑप्शन भी है।
अब बात करें 29वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या नहीं करता है, उस चीज़ को समझिएगा। को प्रभाव नहीं करता है, किसको जो है बच्चे का जो समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभाव नहीं करता है। यहाँ जो अधिगम के बाद जो है ना, यहाँ पे ये डैश है, क्या है, ऐसे 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 यहाँ डैश है। तो जो अब यहाँ पे मानसिक जो है ना, मानसिक समग्र शारीरिक व मानसिक है, तो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करता, ये आपका होगा। या बी आपका कि अधिगम में बाधा नहीं डालता है, या सी आपका से अधिगम से संबंधित नहीं है, या डी आपका अधिगम को सुसाधित करता है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन आपको सुसाधित करता है, किसको, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो अधिगम है वो सुसाधित करता है, किसको, अधिगम को। बच्चे का शारीरिक व मानसिक जो है स्वास्थ्य अधिगम जो है अधिगम को सुसाधित करता है। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, और 28 दिसंबर 2022 के जो CDP है उसके लास्ट क्वेश्चन की। तो दिया क्या है कि रूही का मानना है कि, रूही का देखिए यहाँ से पढ़िए आप, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए। और आप भी अगर सीटेट के लिए अपनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो इस बार भी आप सीटेट में हैं जो आप अपने क्वालिफाई मार्क्स से दूर हो जाएंगे। तो बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेरे लिए नहीं सही, लेकिन अपने घर वालों के लिए, अपने गार्जियंस के लिए, आपको जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो एक जो स्टेज है आपको पार कर जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आप उसको करने के लिए आप योग्य मैं मानता हूँ, आप कर सकते हैं उन सब चीज़ों को, तो ज़रूर करिए। तो देखिए प्रश्न हम पढ़ रहे थे कि अच्छे नंबर नहीं आए जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, समझिएगा। पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, या कठिन भाग्य। तो मैं बता दूं कि जो भी लोग अपने एक सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं और उस चीज़ में उनका नंबर उतना अच्छा नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जो कमी है वो रह जाती है। उसी के अभाव में आपके नंबर जो हैं जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह जो आपका जो लैक ऑफ एफर्ट है वो इस बात को दर्शाता है, जो कोशिश की कमी है इस बात की आपको दर्शाती है कि आपने अपना जो सब्जेक्ट जो है जिस पे कमांड था आपका, उसमें आपने कोशिश नहीं की, उस कोशिश में आपने कमी कहीं ना कहीं की है, इसी वजह से आपका जो नंबर है वो अच्छा नहीं आया है। तो चलिए इस क्लास का यहीं समापन करते हैं, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है हमेशा तरह ये क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं समझा के कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिनको भी अच्छा लग रहा है वो क्लास अच्छा लग रहा है जरूर क्लास को यस करिएगा, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपको क्लास जो है अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।